हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएससी के संविधान के प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें। और जितने भी यानी अभ्यर्थी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी यानी वीडियो है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप यानी इन प्रश्नों को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें, क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यानी निकल जाए। इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें और सभी को अच्छे से ज़रूर देखें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति यानी कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी वीपी सिंह या ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आपका ऑप्शन सी वीपी सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, तो वीपी सिंह भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जेल सिंह ये क्या थे, तो ये आपके भारत के यानी राष्ट्रपति रह चुके थे और वीपी सिंह यानी राष्ट्रपति नहीं थे। और जो वीपी सिंह हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जो वीपी सिंह हैं ये कौन है, तो ये वीपी सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। क्या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ये यानी विश्वनाथ यानी प्रताप सिंह थे। और ये जो जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये सब राष्ट्रपति थे। और ये कौन थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। और आपको बता दें कि जो इनका कार्यकाल है वो कितना है, तो कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। कितना, 10 नवंबर 1990 इनका कार्यकाल था। और तीनों जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका यानी जो कार्यकाल था वो था 13 मई 1962 से 13 मई 1967। कितना, 13 मई 1967 किनका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल, इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी कितना 1977। कितना, 1977 तक ये रहे थे राष्ट्रपति। उसके अलावा ज्ञानी जेल सिंह की बात कर लें तो ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। कितना, 25 जुलाई 1987 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। आपको बता दें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये 2 दिसंबर 1989 से 1990 तक ये यानी 10 नवंबर तक उसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो राष्ट्रपति थे। ये रहे थे 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक।
कब तक? 13 मई 1967 तक रहे थे। और फ़खरुद्दीन अली अहमद ये रहे थे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। उसके बाद ज्ञानी जेल से 1982 से यानी 1987 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यों के राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी यानी भारत के राष्ट्रपति यानी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। उसके अलावा कैबिनेट सचिव, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति यानी जो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी? तो कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सचिव, उसके अलावा प्रधानमंत्री, उसके अलावा यानी प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों, उसके अलावा अन्य मंत्रियों के अलावा मान्यवादी, उसके अलावा भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? महालेखा परीक्षक। उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों, जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी अन्य चुनाव आयुक्तों, उसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों के अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उसके अलावा यानी सदस्य राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, उसके अलावा राज्यों के राज्यपाल के अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अध्यक्ष व सदस्य। उसके अलावा यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इनकी कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कौन किस किस की? तो आपके यानी कैबिनेट सचिव की, उसके अलावा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की, मान्यवादी की, महानियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की, उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य चुनाव आयुक्तों की, संघ लोक सेवा यानी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल की और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। आपसे यानी कोई भी इस तरह का प्रश्न आप पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे। इन सभी को आप अपनी नोटों में ज़रूर लिख लें, क्योंकि यदि आप लिख लेंगे तो एक भी अब अगली बार से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो अब आपके सभी सही होंगे, क्योंकि जो भी आपके प्रश्न इनसे बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर आपके बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी बीवी गिरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी डॉक्टर संजीव रेड्डी। यानी निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर
संजीव रेड्डी चुने गए थे। इनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी। क्या? नीलम संजीव रेड्डी ये चुने गए थे क्या? भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। कब? 25 जुलाई 1982 तक इनका यानी क्या कार्यकाल रहा था। और जबकि ये जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये एकमात्र अब तक के राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे? यानी ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष। और ये लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रपति भी बने। यानी कब ये? यानी लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ यानी राष्ट्रपति भी ये बने थे। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये किस अनुच्छेद के तहत? तो 350 बी यानी किसके? 350 बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। क्या होगी? यानी विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके तहत? तो 350 बी के तहत होगी। और ये विशेष अधिकारी कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए अधिकारों की क्या करे? सुरक्षा करे। और ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। क्या करे? यानी ये विशेष अधिकारी, यह विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए अधिकारों की सुरक्षा करे। प्रदान किए गए अधिकारों की सुरक्षा करे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। यानी जो क्या कहते हैं, अब जो विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसका काम है कि ये विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए अधिकारों की सुरक्षा करे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण यानी से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? ऑप्शन ए यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन बी स्थानापन्न प्रस्ताव, ऑप्शन सी विशेषाधिकार प्रस्ताव या ऑप्शन डी मूल प्रस्ताव। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी मूल प्रस्ताव। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे इस महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? तो मूल प्रस्ताव है। ये जो राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण मामले के लिए निपटने के लिए
जो मूल प्रस्ताव यानी स्वतंत्र प्रस्ताव है, और ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जैसे एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यदि राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और ये अनुच्छेद 61, जिसके अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 तो महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग एकमात्र आधार यानी संविधान का उल्लंघन, किसका, यानी संविधान का उल्लंघन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी क्या किया जा सकता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर क्या है कि महाभियोग की यानी प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को किस तरीके से हटाया जा सकता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन्हीं तरीकों से यानी पद से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। किसको? न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्तों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत का उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 कितने यानी प्रत्येक सदस्य में से कितने 2/3 यानी 2/3 कितने 2/3 यानी सदस्यों द्वारा क्या किया जाना है? यानी 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। यानी किसी भी सदन में यदि उस सदन के सदस्य में से 2/3 सदस्य यानी इस बहुमत को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपति फिर उन्हें हटा सकते, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य यानी निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जो केवल मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हें राष्ट्रपति हटाएंगे। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी संसद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये आपको बता दें कि विदेशी भूमि पर जो राजदूत और उच्चायुक्त भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति की जो कूटनीति शक्ति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते, क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि
और समझौते। क्या? अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये एक अच्छा प्रश्न है जो आपका आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई है। ऑप्शन ए मधु किशोर बनाम बिहार सरकार, ऑप्शन बी ए सी जोश बनाम शिवन पिल्लई, ऑप्शन सी राम जवाया बनाम पंजाब सरकार, ऑप्शन डी असम सरकार बनाम रिपा शर्मा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी राम जवाया बनाम पंजाब सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई। किसके? राम जवाया बनाम पंजाब सरकार। और ये जो राम जवाया जो बनाम पंजाब सरकार है ये कब आया? तो ये 1955 में। कब? 1955 में ये आया। और इसमें क्या हुआ था? 1955 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तार पूर्वक क्या किया गया था? चर्चा किया गया था। क्या किया गया था? विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। और उच्चतम न्यायालय ने माना हमारा संविधान राज्य के अंग या हिस्से द्वारा उनके कार्यों की धारणा पर विचार नहीं करता है जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे से संबंधित है। अर्थात राज्य क्या? यानी अर्थात राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का व्यापक पृथक्करण होना चाहिए और एक अंग को दूसरे अंग के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर स्पष्ट इस वाले यानी जो बात है ये राम जवाया बनाम पंजाब सरकार, इसमें स्पष्ट बताया गया कि ये जो आपका यानी इस पर जो यानी विस्तृत जानकारी यानी दी गई। तो इसमें कहा गया राज्य के अंग या हिस्से द्वारा उन कार्यों की धारणा पर विचार नहीं करता, उन कार्यों की धारणा पर विचार नहीं करता जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थात राज्य के तीनों अंग कौन से? राज्य के तीनों अंग के बीच शक्तियों का तीनों अंगों के बीच शक्तियों का व्यापक पृथक्करण होना चाहिए। का व्यापक पृथक्करण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यापक पृथक्करण होना चाहिए और एक अंग को दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। एक अंग को दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? यानी अतिक्रमण करना नहीं चाहिए। ये किस में बताया गया है? तो ये आपके राम जवाया यानी बनाम पंजाब सरकार में ये सभी यानी बात बताई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के कार्य में यानी रूप में कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी यानी 12 महीने या ऑप्शन डी 1 महीने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 6 महीने।
उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 62 के यानी दूसरे के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारणों से रिक्तता को भरने के लिए रिक्तता को भरने के लिए 6 माह बीतने से पूर्व किया जाएगा। कितने माह? 6 माह पूर्व किया जाएगा। अर्थात जो अनुच्छेद 65 है, कौन सा अनुच्छेद 65 है, उसका फर्स्ट में कहा गया है कि ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 66 है। और जो अनुच्छेद 66 है और ये किस में आता है? तो भाग 5 में आता है। किसमें? संविधान के भाग 5 में आता है। और ये जो अनुच्छेद 66 है इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यानी उपबंध हैं। और जो आपका अनुच्छेद 66 का पहले के अनुसार यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के यानी कौन सा अनुच्छेद? 66 का यानी पहला, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण या निर्वाचित या मनोनीत सदस्य सभी सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, किसके अनुसार? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। कैसे? एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। और ये निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। किस तरह से होगा? मतदान यानी गुप्त होगा। आपको बता दें कि जो 66वां का यानी पहला है जिसमें कहा गया संसद के दोनों यानी सदन के सदस्य जो निर्वाचित या मनोनीत सदस्य हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय यानी मत द्वारा यानी क्या होगा? चुनाव होगा। किसका? तो ये यानी उपराष्ट्रपति का। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए
अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी जो आपकी यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप यदि लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं या और भी वीडियो आपने देखी हैं तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि हम यानी किस तरह से प्रश्नों को बता रहे हैं और आपके यानी कितने यानी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आपके समझ में अच्छे से आएंगे जब आप यानी पूरी तरीके से अच्छे यानी मूड में बैठेंगे। क्योंकि ये प्रश्न आपने यदि पहली बार सुने, यदि आपने पहले यानी कभी सही से तैयारी नहीं की है तो ये प्रश्न यानी अच्छे से समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप यानी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे आप बाद में जब रिवीजन भी करेंगे ना तो और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ यदि पहली बार जैसे हम करते हैं तो इतनी जल्दी यानी हमें क्लियर नहीं होती, जब उसे एक दो बार कर लेते हैं तो अब अच्छे से क्लियर हो पाती है। इसलिए आप यदि कोई भी यानी कहीं भी अच्छे से यानी आपको जैसे समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसे और अच्छे से समझाएंगे। लेकिन आप लगातार जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि हमारा तो यही उद्देश्य है कि आपको यानी 2 स्टार मिलें। और ये 2 स्टार जब भी मिलेंगे जब आपको यानी मेहनत करेंगे, जब आपके कंधों पर 2 स्टार जब ही लगेंगे कंधे पर जब आप मतलब मेहनत करेंगे। तो इसलिए मेहनत करें और दिन रात मेहनत करें और ये जो स्टार हैं ये आपके यानी 100% आने की उम्मीद रहेगी। लेकिन जब ही आएंगे ये जब आप यानी मेहनत करेंगे। ये बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के, बिना यानी लगन के कभी भी कोई सफल नहीं हुआ है। आप ये सोच रहे हो कि हम बिना मेहनत के सफल हो जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। सफल वही होते हैं जो दिनों रात मेहनत करते हैं और अपने यानी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य जब भी प्राप्त होता है जब आप दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात अपना यानी उसमें लगाव रखेंगे, तभी आप सफल होंगे। ये मतलब वही 100% यानी सिलेक्ट हो सकते हैं जो मतलब दिन रात मेहनत करते हैं, ना कि जो यानी 1 घंटे पढ़ लिए, आधे घंटे पढ़ लिए और बस यानी हो गई पढ़ाई। इस तरह के यानी अभ्यर्थियों का यानी सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई लेवल है। यानी इस बार जो आपके फॉरम है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि इस बार 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है तो उससे भी काफ़ी फॉरम बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ पुराने अभ्यर्थी भी होंगे जो यानी बहुत पहले से यानी 1-2 एग्ज़ाम भी यूपीएसआई के दे चुके होंगे, तो उन्हें और अच्छी नॉलेज होगी। तो इसलिए यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं तो वो यानी अच्छे से मेहनत करें तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे, अन्यथा यानी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन इस बार यानी बहुत ही ज़्यादा है। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो कृपया वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हम आपको अच्छे से समझा पाए हैं और आपके भी अच्छे से समझ में आया है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक से क्या है कि आप यानी ये महसूस होता है हमें कि हाँ आपके अच्छे से समझ में आ गया। क्या हो गया यानी आप अच्छे से समझ गए हो, क्या कर गए हो यानी अच्छे से समझ पाए हो। तो ये यानी आपके लिए यानी बहुत ही अच्छी वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी क्या हों यानी और भी अभ्यर्थी यानी अपने परिवार से जुड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना ही अच्छा आपका कंपटीशन होगा। क्योंकि कंपटीशन का जब भी पता चलता है जब यानी बहुत से अभ्यर्थियों के बीच में हम अपनी तैयारी करें और बिल्कुल सही और सटीक तैयारी करें, तभी एक अच्छा कंपटीशन भी होता है और तभी सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो आपके से यानी जुड़े हुए, जो आपसे यानी रिलेटिव हैं या दोस्त हैं या जो आपकी पहचान, उन्हें भी आप यानी ज़रूर जोड़ें, जिससे क्या है कि आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। इसलिए यानी ज़रूर जोड़ें। धन्यवाद।